हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आपका चार्टर एक्ट 1853 तक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। ये जितने भी एक्ट हैं और आपका जो चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो या चार्टर एक्ट हो, चार्टर एक्ट 1813 से लेकर के 1853 तक सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एक्ट्स में हम एक्ट मैक्सिमम 2-3 पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। देखिए, हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे जरूर, लेकिन हिंदी में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए फायदा भी हो जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, क्यों लेके आया गया था, किसके अंडर में लेके आया था? ये हेडेड बाय, बेसिकली ये हेड कौन किया था? हेडेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ। ओके, लॉर्ड नॉर्थ ने इसको हेड किया था। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था कि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड। आप 2-3 पॉइंट नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्ट में, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे। तो ये पहला तो नॉर्थ नॉर्थ, उसके बाद एग्जीक्यूटिव। मतलब एग्जीक्यूटिव तो आप जानते ही हैं, हु इम्प्लीमेंट द लॉ, जो कानून को लागू करता है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े ही होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी, 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन तो आप जानते हैं, प्रशासनिक चीजों को कंट्रोल करना। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे सबसे, अगर रेगुलेटिंग एक्ट का अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आया था वो सुप्रीम कोर्ट का आया था। ओके, सुप्रीम कोर्ट वाज established इन कलकत्ता, राइट नाउ कोलकाता, एट फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में किला है, आज भी मौजूद है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इसी यहीं पे बना था, कोलकाता में। और कोलकाता में कब बना था? 22 अक्टूबर 1774 में, 1774 में बना था। और इनका जो पहला चीफ जस्टिस था, सबसे इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन था? एलिजा एलिजा इम्पे। ये थे पहला चीफ जस्टिस कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट। बाद में फिर दिल्ली में ट्रांसफर हो। चलिए, अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, ये वाला जो एक्ट है, इसमें प्रधानमंत्री जो अध्यक्षता है वो कौन किया था? नाम से ही पता चल रहा होगा, विलियम पिट्स। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर थे, आपका बेसिकली पीएम थे उस समय 1784 में। और ये क्यों लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784? ये बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट का एमेंडेड फॉर्म है। रेगुलेटिंग एक्ट का एमेंडेड फॉर्म है, एमेंडेड फॉर्म। बेसिकली यू कैन कॉल इट ए एमेंडेड फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, ये चीज है। दूसरा, इसमें दूसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला जब एक्ट आया था तो बेसिकली क्यों लाया गया था? ये इसमें आपका डिसिप्लिन और रूल्स ईस्ट इंडिया कंपनी में बेहतर हो सके। फॉर ब्रिंगिंग, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट करते चलिएगा कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में बनाने का कोशिश किया है। फॉर ब्रिंगिंग द डिसिप्लिन, क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आएगा, फैक्ट टाइप का क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है। फॉर ब्रिंगिंग द डिसिप्लिन एंड रूल्स इन व्हाट, वेयर, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पे। ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपका 6 मेंबर वाला बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो सेटअप किया गया। ठीक है, 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसको बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज सेटअप। ओके, और लास्ट वाला बात अगर हम बात करें तो इसमें आपका राजनीतिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा दिया गया इस एक्ट में। मतलब पॉलिटिकल, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर गिवन। ओके,
पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इस एक्ट में आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दिया। बेसिकली अमेंडेड फॉर्म है रेगुलेटिंग 1773 का। तो इसमें बस इतना ही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादातर ये पूछा जाता है 6 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट में लाया गया, तो आपको ऑप्शन में जरूर दिखेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर में बात करेंगे किसका। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट में करेंगे, थर्ड नंबर में चार्टर एक्ट 1793। बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है ये। इस वक्त इस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? सर जॉन शोर। कौन थे? सर जॉन शोर, ये याद रखिएगा आप। और ये आपका बेसिकली वाइसरॉय थे उस समय, ये वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल नहीं, वाइसरॉय बोल सकते हैं आप। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये क्यों लाया गया था, इसमें गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर दिया गया और इसमें सैलरीज और पेमेंट्स का भी आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात किया गया। कोर्ट्स को, जो जुडिशियल सिस्टम थे कोर्ट्स, उसको पावर दिया गया चार्टर एक्ट 1793 में। तो मैं 2-3 पॉइंट लिख देता हूं। गवर्नर जनरल हेड, इसमें गवर्नर जनरल हैड मोर पावर। अगर हम दूसरा पॉइंट में बात करेंगे तो क्या होगा, सैलरीज एंड पेमेंट्स फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सैलरीज एंड पेमेंट्स फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ये हो गया, दो दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में आप ये लिख देंगे कि कोर्ट्स वेयर गिवन मैक्सिमम पावर, है ना, कोर्ट्स को बहुत ज्यादा पावर दिया गया चार्टर एक्ट 1793 में। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, चलिए हम लोग अब फोर्थ नंबर में देखेंगे चार्टर एक्ट कितना, 1813। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पहली बात तो ये किसके अध्यक्षता में हुआ था, इस समय कौन थे वाइसराय, तो बहुत इंपॉर्टेंट वाइसराय थे, लॉर्ड हास्टिंग। अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वाइसराय के बारे में आते रहेगा, क्योंकि जितना जितना आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, है ना। तो लो, इसमें क्या हुआ था चार्टर एक्ट 1813 में, इसमें हो गया था आपका जो व्यापारी होता था, ट्रेड होता था, जो मोनोपोली स्टार्ट हुआ था 20 साल के लिए, इससे पहले में 20 साल तक जो ट्रेड मोनोपोली चला था वो खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आप सिंपली इसमें लिख दीजिएगा ट्रेड मोनोपोली इंड ऑफ या इन ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरे में यहाँ पे पावर इतना मिल गया था कि अब जो है ना आराम से क्रिश्चियन मिशनरीज स्प्रेड कर सकता था। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रहा था, अब आराम से अपना क्रिश्चियनिटी को फैला रहा था। स्प्रेड्स क्रिश्चियन मिशनरीज स्प्रेड्स क्रिश्चियन रिलीजन। अब जो है ना वो ईसाई धर्म आराम से फैला सकता था, उसको परमिशन मिल गया था। इसमें यही इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक पढ़ाई का, आधुनिक शिक्षा का यहाँ पे फाउंडेशन डाला गया, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एंगल से। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वाज सेटअप बेसिकली फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वाज सेटअप। दूसरा पता है, इसके लिए बजट में 1 लाख रुपया भी आपका लाया गया। 1 लाख रुपया आपका एजुकेशन सिस्टम में दिया गया। 1 लाख रुपी, उस जमाने में 1 लाख रुपया बहुत होता था। 1 लाख रुपया आपका एजुकेशन सिस्टम के लिए, बेसिकली एजुकेशन सिस्टम्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए 1 लाख रुपया दिया गया चार्टर एक्ट 1813 में। अगर क्वेश्चन आए कि किस एक्ट में 1 लाख रुपया दिया गया था एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, तो वो आपका और कोई नहीं, चार्टर एक्ट 1813। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ये आपका फोर्थ नंबर में 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख दिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा इससे बाहर आ भी नहीं सकता है फोर्थ नंबर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिफ्थ नंबर में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833। ये आपका फिफ्थ नंबर है शायद, हाँ फिफ्थ नंबर ही है, चार्टर एक्ट 1833 में। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करने से पहले ये आप 1829 1829 में किसका दौर आ गया, लॉर्ड विलियम, सभी को पता ही होगा, ये सबसे फेमस आदमी था, गवर्नर जनरल था इंडिया का, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये मेरा नहीं, सबका फेवरेट गवर्नर जनरल रहा होगा, क्योंकि इसके आने से ना बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन में सुधार आया, पढ़ाई में सुधार आया, बहुत सही काम किया था इन्होंने। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपका, इसका जो मेन रोल था, बेंटिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या क्या था,
अबोलिश्ड सती। सती प्रथा जो हिंदू रिलीजन में जो नियम था पुराने ज़माने में, एबोलिश्ड किया इसको। सती प्रथा जो हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था वाइफ को, अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसको सती बोलते थे। तो इन्होंने ही खत्म किया, किसके एफर्ट में, किसके साथ मिलकर के? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक्चुअली फेमस सोशल रिफॉर्मर रहा है इंडिया का, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर लोग रहे थे, वैसे ही इनका बहुत बड़ा रोल था सती प्रथा को खत्म करने के लिए। और ये और क्या किया था काम, कौन? विंटिक सप्रेस सप्रेस फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड आपको बता देते हैं, जो लड़की का अगर जन्म होता था भारत में तो हरियाणा जैसे स्टेट्स में मार दिया जाता था। अगर पता चलता था कि हाँ लड़की का जन्म, लड़की है, तो उनको मार दिया जाता था जन्म होते ही, तो उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। इसको भी खत्म किया। मतलब जो भी ऐसा रिचुअल्स जो कि समाज के लिए बेहतर नहीं था, उसके अगेंस्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत सारा स्टेप्स उठाया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स आप बोल सकते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स खत्म किया था। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक आपका 1833 में आते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करें। गवर्नर जनरल फर्स्ट टाइम आपका अब इसमें क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट का बात कर लेंगे। गवर्नर जनरल अभी तक कहा जाता था, अब फर्स्ट टाइम इस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल, गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। सो सिंपली अगर हम बोले गवर्नर जनरल को फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया। इससे पहले इंडिया शब्द नहीं लिखा जाता था, उसमें गवर्नर जनरल ही काफी था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश रूल चलता था उस समय। तो ये भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही इनका क्रेडिट जाता है, उन्हीं का ये काम था। ओके। हाँ, और क्या था, ट्रेड लिंक जो आपका चाइना के साथ था, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया। जो ओपीएम का खेती, ओपीएम का जो लिंक था, ओपीएम भेजा जाता था चाइना में, तो कंपनीज का जो ट्रेड लिंक था वो डिसकंटिन्यू हो गया चाइना से। तो डिसकनेक्टेड आप सिंपली लिख सकते हैं, डिसकनेक्टेड ट्रेड विथ चाइना। एक पॉइंट हो गया। अगर पूछेगा कौन एक्ट्स में चाइना के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। इंडिया इसमें थोड़ा बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी। इस चार्टर एक्ट में इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब भारत में अब ब्रिटिश कॉलोनी का राज चलने लगा, इस एक्ट में पता चला। और इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ना, रीडिजाइन करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। इसमें अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, अब गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा तब से, इसी के टाइम से। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, ये वो चीज। चलिए हम लोग लास्ट चार्टर एक्ट देखते हैं, 1853। चलिए चलिए, दौर आ गया किसका? लॉर्ड डलहौजी। बहुत फेमस है। इसके आने से बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ। चलिए, ये एक लास्ट चार्टर एक्ट है। सबसे पहला बात है चार्टर एक्ट 1853 लास्ट चार्टर एक्ट है। और ये डलहौजी जो है, इसमें क्या क्या आया? डलहौजी इंट्रोड्यूस द मॉडर्न रिफॉर्म्स इन इंडिया सच एज। इसमें आपका बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। डलहौजी का हम थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये क्या किया? रिफॉर्म्ड किया बहुत सारा चीज में, बहुत सारा फील्ड में। सच एज रेलवे में किया, टेलीग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफ लाया, है ना, टेलीग्राफ लाया। पोस्टल नेटवर्क्स लेके आया, पोस्टल नेटवर्क्स कहीं ना कहीं लेके आया। तो इतना सारा डेवलपमेंट तो डलहौजी ने किया। ट्रेन वगैरह लाना, है ना। डलहौजी नाम का एक जगह भी है शिमला में, घूमने कभी जाइएगा। लेकिन पता है डलहौजी का ये काम तो ठीक है, जान रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट और फेमस क्या पता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे बहुत कुछ हुआ देश में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1853 का बात है। देश में 1857 में क्रांति हुआ था। 1857 का क्रांति कौन भूल सकता है ना। तो इन्हीं के वजह से आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, अगर किसी का अपना बेटा नहीं हो, अडॉप्टेड अगर किया हुआ हो, तो उसका जो टेरिटरी है एनेक्स्ड कर लिया जाएगा। एनेक्स मतलब जब्त कर लिया जाएगा। अगर कोई छोटा मोटा रीजन में कोई राज कर रहा है, मतलब प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था उसको, प्रिंसली स्टेट्स। जैसे सबसे पहले किसको किया गया था? सतारा को। सतारा महाराष्ट्र में है 1848 में। ठीक है, उसके बाद जैसे कुछ और जगह, जैसे झांसी, झांसी को भी कैप्चर कर लिया गया था, क्योंकि झांसी उनका अपना बेटा नहीं था, अडॉप्टेड था। 1853
रानी की झांसी, जैसे कि बहुत मूवी भी आया हुआ उसके लिए। रानी का झांसी जो 1853 में उनका टेरिटरी चला गया था, कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश। तो ये भी एक कारण है कि रानी का झांसी जो झांसी की रानी जो आपका थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने 1857 में रिवॉल्ट में भाग लिया। अगर मान के चलिए एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं आता तो क्या रानी का झांसी लड़ाई करती 1857 का क्रांति में? चलिए ये आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा, तो ये चीज है। दूसरा 1854 नागपुर, नागपुर ये भी महाराष्ट्र में है। 1854 में भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार बना, इसको भी कैप्चर किया। तो और भी बहुत सारे हैं कुछ कुछ जगह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आया था। तो इसमें आपका बेसिकली जो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि चार्टर एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो एम्प्लॉय आ रहे थे बेसिकली अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे। अगर हम शॉर्ट में देख लेंगे, अब जो रिक्रूटमेंट होगा बेसिकली यहीं पे लिख देते हैं। अब जो रिक्रूटमेंट होगा कोई भी एम्प्लॉय का, रिक्रूटमेंट थ्रू थ्रू कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। पहला पॉइंट, जो एग्जामिनेशन लेगा सिविल सर्वेंट का, कोई जॉब करना हो किसी को, है ना। और इंडिया भी अब उसमें अप्लाई कर सकता था, इंडियंस भी जॉब कर सकते थे। और वो वाला पॉलिसी खत्म कर दिया गया, पॉलिसी इंडेड। कौन वाला पॉलिसी? जो आपका बेसिकली रिकमेंडेशन, सिफारिश से जिसका जॉब लगता था, वो वाला पॉलिसी इस चार्टर एक्ट 1853 में खत्म किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 1853 में इतना ही है, डलहौजी से रिलेटेड जो काम, और उसके बाद फिर चार्टर एक्ट, इसमें आपका जो पॉलिसी इंड किया गया था, जो जॉब लेते थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लोग अपने से सिफारिश के थ्रू ही आपका जॉब करते थे, ब्रिटिश लोग ही जॉब करते थे, वो खत्म हो गया। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू कहीं ना कहीं अब जॉब मिलेगा, एम्प्लॉय बनेगा लोग। तो बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।